ऑलराइट गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये व्लॉग तो नहीं कह सकते, एक तरह से कह सकते हैं कि एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है। काफी टाइम से 4 महीने से मैं आपको इशारों में बताता गया है, मैं क्लियरली कुछ चीज़ कर नहीं रहा था। टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि मैं आज किस फेज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। एक अच्छा खासा हंसता खिलखिलाता हुआ परिवार था हमारा, और समय ने जब करवट ली तो सब कुछ बदल गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि जो अनएक्सपेक्टेड थी। उन अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के साथ में मुश्किलें बहुत आई। 4 महीने से ऊपर हो चुके हैं, तो समय था रात के 9:45 और 22 नवंबर 2021 की ये बात है। मेरे मम्मी पापा एक शादी अटेंड करने के बाद में घर जा रहे थे। तो घर जाते टाइम पे भादवा माता चौराहा करके एक जगह है जहाँ पर मेरी मम्मी और पापा दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। एक हिटिंग वाला सीन हो जाता है, जो कि एक लोडिंग छोटा टेम्पो कह सकते हैं या फिर लोडिंग व्हीकल कह सकते हैं, पिकअप कह सकते हैं। जनरली हम लोग पिकअप कहते हैं वहाँ पे। रात का समय था, जैसे ही जा रहे थे, बिल्कुल मम्मी पीछे शॉल पूरा लपेट करके पापा के पीछे सरक कर ऐसे बैठी थी। पापा बाइक चला रहे थे। रात का समय था, जैसे ही सामने से पिकअप आती है तो पिकअप का जो लाइट का जो फोकस होता है वो आंखों में पड़ता है। उसके बाद में हिट होते ही पापा मतलब कि पूरी बाइक 360 घूमने के बाद में नीचे गिर जाती है। पापा का जो हेलमेट होता है वो हेलमेट पूरा इतना कट जाता है, और बाकी आधा हेलमेट जो पीछे पीछे का सर है वो पूरा सर में ही फंसा हुआ रह जाता है। आगे का हेलमेट पूरा चूर चूर हो जाता है। देन उसके बाद में पापा तो गिरते ही बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उनको हेड इंजरी ज्यादा हो जाती है, सर पूरा फट जाता है। उसके बाद में मम्मी जैसे ही उठती है, मम्मी हिलाती है उनको कि दीनू 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 मेरा घर का नाम है। जैसे ही मम्मी हिलाती है दीनू दीनू करके, पापा नहीं उठते हैं। मम्मी ने जैसे ही खून का गड्ढा भरा हुआ देखा कि खून ही खून है वहाँ पर, तो सडनली मम्मी सबसे पहले करती है कि पर्स वगैरह, मोबाइल वगैरह जो भी है सब अपने बैग में डालती है। उसके बाद में जो वहाँ पे आसपास के लोग थे उनसे मदद मांगी। मदद मांगने के बाद में कि कोई प्लीज इनका पैर सीधा कर दो, कोई प्लीज इनको उठा दो, कोई प्लीज एम्बुलेंस बुला दो। ऐसे करके सबसे पहले पैर क्या बुरी तरीके से टूट जाता है। जो हमारा राइट वाला जो नी है वो पूरा टूट के पूरा ऐसे घूम जाता है। एक्सीडेंट के 1.5 मिनट के अंदर, अब या तो ये कर्म कह लो या फिर जो दान पुण्य मेरे पिताजी करते थे उसका फल कह लो, किसी ने भी एम्बुलेंस को कॉल नहीं किया। ना ही मेरी मम्मी ने किया, ना ही वहाँ के जो लोग थे आसपास के वो उन्होंने किया। सडनली ही एम्बुलेंस का गुजरना विदिन 1.5 मिनट वहाँ से होता है, और वो लोग रुकते हैं। वो बोलते हैं मैडम आप टेंशन मत लो, आप चिंता मत करो, बिल्कुल इनको अंदर लेते हैं। अंदर लेने के बाद में जो इनिशियल ड्रेसिंग वगैरह होती है, सारी चीज़ें होती है, और हेड इंजरी बहुत ज़्यादा होती है। हेड इंजरी मैं आपको बता देता हूँ, इस कान से लेके पूरा इस कान तक पूरा सर फट जाता है। राइट वाली जो साइड है यहाँ पर ये पूरा ऐसे आँख के ऊपर से होके ये पूरा इधर खुल जाता है, और यहाँ पर डिप्रेस्ड फ्रैक्चर होता है। और इस साइड की तो पूरी हड्डियाँ चूर चूर हो जाती है, लेकिन ये फटता नहीं है। बाकी छोटी मोटी चोट जो है वो हाथ वगैरह पे तो रहती है। देन इस बीच में ये भी हुआ कि जैसे ही मम्मी को पता चला कि नहीं हेड इंजरी ज़्यादा है, खून ज़्यादा निकल गया, तो मम्मी ने सडनली, मम्मी को रात में बिना चश्मे के दिखता नहीं है, मम्मी ने फटाफट रैंडमली जिसको लगा नंबर ट्राई किया, फटाफट इन्फॉर्मेशन दी कि ऐसा ऐसा हो गया है, आप प्लीज़ जिला चिकित्सालय या फिर सरकारी हॉस्पिटल पहुंचो, मैं लेके पहुंच रही हूँ। मम्मी सबसे पहले भाई को फ़ोन करती है, भाई चाचा जी को बताता है, वो भागते भागते वहाँ से आते हैं। और मैं, आपने जैसा लास्ट वाला मेरा ब्लॉग देखा कि मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ। मैं होता हूँ ब्यावर राजस्थान में, मुझे कुछ पता नहीं होता। वहाँ पर मैं बढ़िया से घूम रहा होता हूँ, और 10-11 बजे समथिंग में शायद वहाँ पर घूम रहा था। चाउमीन वगैरह हम लोग फैमिली के साथ में खा रहे थे। फिर सडनली मैंने पैकिंग कर दी थी और मैं बाहर थोड़ा सा रिश्तेदारों के साथ में चिल कर रहा था वहाँ पर, रिलेटिव्स के साथ में। देन ये घटना होती है 9:45 बजे, लेकिन मुझे पता चलता है 12 बजे। मुझे लेट इसलिए पता चला क्योंकि मम्मी ने यहाँ पर सबको मना कर दिया था कि नहीं तरुण को मत बताना, तरुण बाइक लेके गया है। अगर तरुण को पता चलेगा, वो ये नहीं देखेगा 300 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है, वो बाइक उठाएगा और निकल के आ जाएगा। तो ऐसे ही नीमच जिला चिकित्सालय लेके गए। वहाँ पर इनिशियल ट्रीटमेंट जो भी होना था हुआ, और फिर वहाँ से मम्मी ने बोल दिया, बोले कि अगर उदयपुर ले जाना है तो
उदयपुर ले जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे जो नियरेस्ट मेडिकल हब पड़ता है वो उदयपुर ही पड़ता है। ज़्यादातर रेफर्स हमारे उदयपुर ही होते हैं। और सर फट चुका था, तो ये एक जनरल सी बात थी कि बहुत ही सीरियस सिचुएशन थी और इसमें कोई भी डॉक्टर यहाँ पर इतना वो नहीं करते, तो रेफर ही करते हैं। फटाफट रात को 9:45 बजे एक्सीडेंट हुआ। मम्मी की सूझबूझ से हम लोग 1:45 बजे तक मम्मी और मेरे भाई पहुंच गया था, तो भाई उदयपुर हॉस्पिटल लेके पहुंच गए थे और 1:45 बजे मैं वहाँ पे पहुंच गया था। तो मैं वहाँ पर नहीं पहुंचा था, लेकिन मेरे भाई ने जैसा मेरी मम्मी ने जैसा बताया कि जैसे ही डॉक्टर ने इनिशियल ट्रीटमेंट वहाँ पर शुरू किया तो क्या बोल दिया था, बोले 99% कोमा में जाने के चांसेस है और इंट्यूबेट करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो सांस वाली जो नली है उसमें ब्लड उतर गया है। तो ब्लड चले जाने की वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। और जो मैंने पहली बार देखा, लाइक यू नो, बहुत ही खतरनाक वाला मंजर था। पूरे हाथ पैर पे पट्टियां लपेटी हुई थी, पूरा राइट वाला जो पैर है उनका पूरा टेढ़ा पड़ा था, टूटा हुआ, और वो ऐसे झटके ले रहे थे और O2 सपोर्ट पे थे। ऑक्सीजन लगी हुई थी। तो मैं जैसे ही पहुंचा, जैसे ही मेरा पहुंचना हुआ, मेरा कार से उतरना हुआ और जैसे ही उनको स्ट्रेचर से सीटी स्कैन के लिए ले जा रहे थे, तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे पैर वहां पर टिकना बंद हो गए, मेरे घुटने ऑटोमेटिकली बेंड होने लग गए, मैं गिरने की स्थिति में आ गया। मैं सूझबूझ खो गया कि यार ये कैसे हो गया अचानक से। फिर सिटी के ले गए, सिटी वगैरह हुआ। सिटी वगैरह होने के बाद में मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल्स में जो मेडिकल लाइन है, मैंने सबको सिटी भेजी और सबने ये बोले कि सर्जरी इज नीडेड, जितनी जल्दी हो सके सर्जरी करवाओ। सुबह तक तो हालत बहुत ज़्यादा ऐसे बेकाबू सी हो रही थी, लाइक 20 पे ले रखा था, आईसीयू में रख दिया था। हम देख भी नहीं पा रहे थे क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में 17 चीज़ें चल रही थी। पापा छुट्टी आए हुए थे, मैंने फटाफट पापा के कंट्रोल रूम वगैरह में इन्फॉर्म किया, वहाँ से थोड़ी बहुत हेल्प मांगी। सडनली फिर ठीक है, क्रेनेटोमी हो जाती। क्रेनेटोमी के बाद में डिस्कशन होता है कि बोले कि हम दोनों सर्जरियाँ साथ में तो कर नहीं सकते, पैर टूटा हुआ है, पैर की सर्जरी अगर हम, डॉक्टर कहते हैं पैर की सर्जरी अगर हम 10 दिन बाद भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। क्रेनेटोमी होने के बाद में 10 दिन में उन्हें लगभग होश आता है। सबसे पहले वो धीरे धीरे करके उंगलियां हिलाना स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे करके गर्दन हिलाना स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे करके हाँ या ना में जवाब। फिर आंखें तो समझ लो कि 2 महीने में आंखें पूरी प्रॉपर तरीके से खोली है पापा ने। ठीक है, अच्छा इंप्रूवमेंट है अभी तक। अगर मैं वापस से कहानी की तरफ बढ़ूँ तो कहानी में ये कि जब 10 दिन हो जाते हैं पूरे, तो फिर डॉक्टर बोले कि जब तक न्यूरोसर्जन ग्रीन सिग्नल नहीं देगा तब तक ऑर्थो सर्जरी नहीं करेगा। ऐसे में न्यूरोसर्जन आते हैं, न्यूरोसर्जन चेक करते हैं, ग्रीन सिग्नल देते हैं, ठीक है बॉडी फिट है दूसरी सर्जरी के लिए। फिट मतलब कि झेल सकती है सर्जरी। उसके बाद में दूसरी सर्जरी जैसे ही प्लान करते हैं वैसे ही इनको फीवर आना स्टार्ट हो जाता है। 10 दिन तक फीवर आता जाता है। डॉक्टर कहते हैं बोले कि अगर 24 घंटे या 48 घंटे पहले इनको फीवर आ रहा है तो हम सर्जरी नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी बॉडी में इन्फेक्शन है। PCT लेवल, TLC लेवल, CRP लेवल सब कुछ हाई हो जाता है। काफ़ी महंगे इंजेक्शन लगवाते हैं, लेकिन 10 दिन तक फीवर उतरने का नाम नहीं लेता है। लास्ट मोमेंट पे आके डॉक्टर बोलते हैं, बोले इनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है शायद, तो एक काम करते हैं अपन एक इंजेक्शन ट्राई करते हैं। वो मैं इंजेक्शन का नाम वगैरह तो मेरे को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है 550 रुपये का कोई इंजेक्शन आता है, वो इंजेक्शन लगा था। उसके बाद में इनका फीवर कंट्रोल में आया। देन उसके बाद में ऑर्थो आते हैं। ऑर्थो आने के बाद में बोलते हैं, बोले कि 18 दिन हो गए। 18 दिन हो चुके थे, 18 दिन हो चुके, पैर से टूटा के टूटा पड़ा है। अगर हम इनको ऐसा कैसे ही छोड़ देंगे तो भी रिस्की है, अगर इसको ऑपरेट करेंगे तो भी रिस्की है। आप बता दो क्या करना है। ऑपरेट करेंगे तो अगर इम्प्लांट इन्फेक्टेड हो जाता है तो पूरा पैर इन्फेक्टेड हो जाएगा, और बोन में इन्फेक्शन लगने के बाद में दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। उसके बाद में पैर काटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। सडनली मैं फैमिली के साथ डिस्कशन कर रहा होता हूँ, इतने में डॉक्टर मुझे कैबिन में बुलाते हैं। डॉक्टर मुझे समझाते हैं कि इस सर्जरी को अपन 2 स्टेज में करते हैं। पहले फिक्सेटर लगा के इसको बाहर से फिक्स कर देते हैं, जिसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम रहेंगे, और बाद में हम लोग 1 महीने बाद में 15-20 दिन बाद में जब भी प्लेटिंग करने की लायक बॉडी हो जाएगी तो हम प्लेटिंग कर देंगे। ऐसे ही करते हैं। चलो ठीक है, सर्जरी हो जाती है। 11 दिसंबर को फिक्सेटर लग जाता है और 10 जनवरी 2022 को हम लोग प्लेटिंग भी करवा देते हैं। लेकिन सब कुछ होने के बाद में भी एक टर्निंग पॉइंट आता है लाइफ में कि 15 जनवरी 2022 को जब हम डिस्चार्ज हो रहे होते हैं, तो डिस्चार्ज होने से 1 घंटे पहले हमें पता चलता है कि हिप भी पूरी टूटी हुई है। सोचो कि हम पूरा मंजिल तक पहुंच ही गए थे, 1 घंटे बाद डिस्चार्ज होने वाले थे। हमने ये सोच लिया था चलो ठीक है अब ये धीरे धीरे करके चलने लग जाएंगे, इनको हम चलाएंगे। लेकिन सडनली डिस्चार्ज होने से 1 घंटे पहले हमें पता चलता है कि हिप पूरी तरीके से टूटी हुई है और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करना पड़ेगी। उस समय तक हमारे काफ़ी सारे पैसा लग भी चुका था और फाइनेंशियली हम लोग थोड़ा अनस्टेबल हो गए थे। तो एक मन में ये भी डर आया कि फाइनेंशियली कैसे हम लोग सेटल करेंगे सब कुछ। ऑब्वियस ही बात है कि आता है, सबके मन में आता है। कहते हैं ना कि पैसा मायने नहीं रखता खुशी के लिए, लेकिन हॉस्पिटल का जब काम पड़ता है ना तब समझ में आता है कि पैसा ही सब कुछ है। 25 फरवरी 2022 को भी जब सर्जरी चल रही थी तो बहुत हाई रिस्क सर्जरी थी। पहले एनेस्थीसिया ने पूरी डिटेल्स देखी। इनको क्रेनेटोमी पेशेंट को क्या होता है, कोई एनेस्थीसिया मतलब कि देने के लिए इतनी जल्दी तैयार नहीं होता है, क्योंकि बहुत ही हाई रिस्क सर्जरी होती है। ठीक है, डॉक्टर जान पहचान के थे, पापा को पहले से जानते थे। उन्होंने बोला चलो ठीक है, डॉक्टर ने बोला मैं भी चाहता हूँ कि चल जाए तो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हम कर सकते हैं।
लेकिन सर्जरी के अंदर भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। जैसे ही सर्जरी कर रहे होते हैं तो उसमें जो प्लान ए होता है वो फेल हो जाता है, प्लान बी, वो डॉक्टर का प्लान बी होता है। प्लान ए जैसे ही फेल होता है तो वैसे ही मुझे चलती हुई सर्जरी में बीच में बुलाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं वैसे तो मैं कभी किसी को बुलाता नहीं हूँ बेटा, तुझे बुलाया पहले बेटा, तेरे को चक्कर तो नहीं आ रहे, क्योंकि पापा जस्ट मेरे सामने होते हैं और जस्ट मैं थोड़ी दूर खड़ा हुआ होता हूँ और पूरा कटा फटा होता है, फीमर बोन बाहर निकाली हुई होती है, सक्शन कर रहे होते हैं। मुझसे बोलते हैं कि आने वाले जो 15 से 20 मिनट होंगे वो बहुत ही हाई रिस्क होंगे। ऐसे तो डॉक्टर्स की पूरी टीम है, मैं भी अपना बेस्ट दूंगा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है। तो उस समय मैं अंदर से कपकपाने लगा, भगवान का नाम लेने लगा और मैंने अंदर से डॉक्टर को यही बोला, सर 3 महीने हो गए हमें झेलते झेलते, हाई रिस्क हाई रिस्क हाई रिस्क, सर ये 15-20 मिनट क्या चीज़ है, सर आप करो, आपको जो करना है, कोई इशू वाली बात नहीं है, बाकी ऊपर वाला है। तो डॉक्टर मुझे बोलता है कि गुड बेटा, शाबाश, गुड जॉब। और फिर सर्जरी वर्जरी वो 15 से 20 मिनट का टाइम में बस भगवान का नाम ले रहा होता हूँ। ऑपरेशन थिएटर में जो बाइपोलर का जो हेड होता है वो मेरे सामने अंदर डालते हैं, जो स्टेम होता है स्टेम डालते हैं मेरे सामने, स्टेम डालने के बाद में मुझे बाहर भेज देते हैं, सर्जरी हो जाती है। लेकिन इन सब के बीच में जो हाइपर एक्टिविटी इनकी होती है, इनको कुछ पता नहीं होता है, सूझबूझ, गाली गलौज करना। हमने 3 महीने ऐसे ट्रीटमेंट करवाया है कि भगवान कभी किसी को हेड इंजरी ना दे। परिवार पूरा टूट जाता है एक बार को, अगर हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, वो जनरली इलाज हो जाता है उसका, लेकिन हेड इंजरी जो होती है वो बहुत टाइम लेती है और कुछ पता नहीं चलता हेड इंजरी में कि कैसे क्या करे। पेशेंट को यही नहीं पता होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, वो किसी को पहचानते नहीं है। मैं समझा नहीं सकता कि किस तरीके से, और बहुत सी बार ऐसा हुआ है, झूठ के बोलो, बांध के ट्रीटमेंट, चारों हाथ पर बांध के ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं अभी फिर भी ठीक है, अभी ऐसी सिचुएशन नहीं आती है कि जहाँ पर हमें टाई अप करना पड़े। और वैसे भी आईसीयू में जब क्रेनेटोमी पेशेंट का ट्रीटमेंट चलता है तो वहाँ पर भी हाथ पैर बांध के रखते हैं, वहीं से हमने सीखा था। अभी फिर भी ठीक है, थोड़ा हल्का पहचानने लगे हैं, लेकिन फिर भी अनस्टेबल है, थोड़ा बच्चे की तरह है, चीज़ों को समझते नहीं है, जिद पकड़ लेते हैं कि मुझे जाना है तो बस जाना है। फिर अगर हम उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो फिर सब भूल जाते हैं कि कौन क्या है, गाली गलौज, हाइपर एक्टिविटी। जो इंसान पहले था और अब है तो सोचने में बहुत सारी चीज़ें आती है, डाउटफुल केस आता है, लेकिन जो 4 महीने की जो रिकवरी है उसके बेसिस पे ही कह सकते हैं कि ठीक है, आगे भी रिकवरी अच्छी होगी। उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हम भी, मेरे फैमिली भी उम्मीद रखी हुई है। अभी हम लोग ट्रीटमेंट के पर्पज से नीमच में ही रेंट पे लेके रह रहे थे, मनासा हम लोग गए नहीं। अब थोड़ा बहुत सारी सर्जरी कंप्लीट हो गई है, चारों की चारों सर्जरी हो गई है, तो अब थोड़ा रिलैक्स फील होते हैं। चलो ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ दवा और दुआ का असर है, बाकी और हमारी किस्मत जिस मोड़ पे ले जाएगी उस मोड़ पे लेके जाएंगे। अभी सबसे जो मेन बात है वो पापा की रिकवरी की, बस पापा को कैसे भी करके समझ आ जाए। समझते नहीं अभी वो चीज़ों को। कार में भी हम अगर कभी मान लो बिठाने की कोशिश करते हैं तो ये बटन दबाना, वो बटन दबाना, वो खींचना, कांच अप डाउन करना, अगर हम उन्हें कुछ बोलते हैं तो वो चिढ़ जाते हैं। ठीक है, भगवान का लाख लाख शुक्रिया है कि अब मतलब इतनी मौत के मुंह को वो ऐसे छू गया है। और काफ़ी ख़राब मंजर है, मतलब कि भगवान किसी को भी कभी भी ये समय ना दिखाए, भगवान कभी किसी को हेड इंजरी ना दे। बीच में फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि मैंने जॉब के लिए भी अप्लाई किया था, मैं इंटरव्यू भी देके आया था गुड़गांव में, जॉब भी लग गई थी। लेकिन 4th सर्जरी के बाद में मैंने सोचा सब सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी, कॉम्प्लिकेशंस आ गए तो मुझे वो जॉब से भी क्विट करना पड़ा, मुझे सॉरी बोलना पड़ा और मैं फिर नहीं गया। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन ठीक है, बाप से बढ़ के कुछ नहीं है, फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं है।